वेलकम बैक टू चेतना सूज कॉमर्स क्लासेस। आज हम अकाउंट्स की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी का चैप्टर डिस्कस करेंगे प्लस वन का। और इस चैप्टर के बाद प्लस वन के लेक्चर्स ओवर हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बच्चों को प्रॉब्लम भी रहती है प्रोविजन एंड रिजर्व्स में। तो आज इसको ही डिस्कस करेंगे, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि इनका मीनिंग क्या है, और अगर आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो इनकी यूटिलाइजेशन भी आगे फ्यूचर में भी आपको ईजी रहेगी। आपको पता होगा कि किसको एसेट में ट्रीट करना है, किसको लायबिलिटी में ट्रीट करना है, और इनका स्पेसिफिकली पर्पस क्या है। क्लियर? तो आज स्टार्ट करते हैं हम प्रोविजन एंड रिजर्व की थ्योरी से। सबसे पहले हम रिजर्व्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो रिजर्व्स की डेफिनेशन बेसिकली आपको बुक्स में तो मिल जाएगी, बट इसको एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो कि रिजर्व्स का मतलब क्या है। रिजर्व का मतलब सेपरेटली मेंटेन्ड मनी। किसमें से? आउट ऑफ योर प्रॉफिट्स। तो कोई भी बिजनेस जो पैसा अर्न करता है, जो प्रॉफिट अर्न करता है, उसका एक पार्ट वो रिजर्व में मेंटेन करके रखता है। रिजर्व में मेंटेन करने का लॉजिक मतलब आप जितने प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो उनको आप यूटिलाइज ना करके उनको एक सेट असाइड कर रहे हो रीजन के लिए, तो उनको क्या बोलते हैं? आपने रिजर्व में आपने उसको साइड पे सेपरेटली मेंटेन करके रख लिया। अब पर्पस क्या होंगे जिनके लिए आप रिजर्व मेंटेन करते हो? तो वो मैंने 5 इंपॉर्टेंट पर्पसेज यहाँ पर मेंशन कर दिए। जैसे कि फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। ऑब्वियसली सारा प्रॉफिट अगर आप अपने जो भी अर्न करते हैं, अगर वो सारा का सारा आप आगे डिवाइड कर दोगे, आप सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को पे बैक कर दोगे बाय द वे ऑफ डिविडेंड, तो आपके बिजनेस के लिए कुछ नहीं बचेगा। जो लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, तो अगर वो सारा का सारा प्रॉफिट आप फर्दर उनको पे बैक कर देंगे तो कुछ नहीं रहेगा। इसी तरह से अगर सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है या पार्टनरशिप का बिजनेस है, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट ना तो हमेशा फुली वो उसको एक्सपेंशन में लगाते हैं, ना वो फुली उसको रिटेन करके रखते हैं, यानी कि रिजर्व करके रखते हैं। वो एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो उन्होंने रिजर्व की तरह मेंटेन किया होता है, उसको वो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लगाते हैं। क्लियर? सेकेंडली, टू इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। अभी प्लस वन में हमें वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट नहीं है दो, बट फिर भी मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाना चाहूँगी। बैलेंस शीट में हम दो तरह के एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रीट करते हैं। एक पार्ट हमने बैलेंस शीट में करंट एसेट्स का स्टडी किया था। तो करंट एसेट्स में ऐसे वो सारे एसेट्स थे जो इजीली लिक्विड हो जाते हैं, जो यानी कि इजीली कैश फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? तो जैसे कि कैश, बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक। तो ये कुछ ऐसे एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, जिनको आप कैश फॉर्म में यानी कि लिक्विड फॉर्म में लेके आ सकते हैं। इसी तरह से कुछ करंट लायबिलिटीज होती हैं जिनको आप यानी कि इजीली कैश फॉर्म में पे कर सकते हैं, यानी कि क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, शॉर्ट लोन्स हो गए, तो ये सब। तो जब आपको वर्किंग कैपिटल यानी कि आपको कैश रिक्वायरमेंट बिजनेस में ज़्यादा रहेगी, इमीडिएटली कैश रिक्वायरमेंट चाहिए आपको, क्योंकि आपका बिजनेस कुछ इस टाइप का है जहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल यानी कि कैश स्टॉक ना रख के कैश रखना ज़्यादा ज़रूरी हो, तो आप अपने रिजर्व्स में से वो पैसा निकाल के वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू मीट फ्यूचर कॉन्टीजेंसीज और लायबिलिटीज। अब कॉन्टीजेंसीज मतलब फ्यूचर अनसर्टिनिटीज, फ्यूचर सर्कमस्टांसेस जिसपे कोई हैपनिंग ऑफ इवेंट हो, तो उस पर डिपेंड करे कि आपको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। ऑल ऑफ सडन कोई एसेट खराब हो जाता है, ऑल ऑफ सडन कोई ऐसी लायबिलिटी अराइज कर जाती है जो आपको पे बैक करनी पड़ेगी, तो वो सब कहाँ से होगी? अगर आपके पास बिजनेस में सेपरेटली रिजर्व्स मेंटेन होंगे, तो आप वो पैसा निकाल कर वो कॉन्टीजेंसी आप मीट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव टू रिप्लेस एसेट। डेफिनेटली अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी है, आपने रिजर्व में पैसा रखा हुआ है, ऑल ऑफ सडन एक मशीनरी है वो वर्किंग करना खराब हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाए, व्हाट्सएवर रीज़न हो जाए, तो आप उसको इमीडिएट जो रिप्लेसमेंट देना चाहेंगे ओल्ड एसेट को, वो आप मेंटेन्ड रिजर्व में, रादर देन कि आप वेट करेंगे कि प्रॉफिट आएंगे उसमें से करेंगे, नहीं, जो आपके पास मेंटेन्ड रिजर्व है उनमें से आप एसेट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। एंड लास्टली एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टू डिक्लेयर डिविडेंड। डिविडेंड मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो आप लोगों को डिवाइड कर देते हैं। अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में आप जो लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उनको पे बैक करते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी डिविडेंड। तो अगर आप चाहते हैं कि एक यूनिफॉर्म डिविडेंड थ्रू आउट द ईयर आप पे करें, तो उसके लिए आपको रिजर्व मेंटेन करना ज़रूरी होता है। क्लियर? इससे ज़्यादा शेयर्स की या डिविडेंड की बात हमें
+2 के लेक्चर्स में क्लियर होगी। मैंने सिर्फ यहाँ पर वो वाले पर्टिकुलर पॉइंट्स उठाए जो +1 की थ्योरी और स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली अभी इम्पॉर्टेंट थे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको +2 में क्लियर होगी इसके साथ। नेक्स्ट वी हैव रिजर्व्स की टाइप्स। वी हैव 2 टाइप ऑफ रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व। अब जैसे नाम से पता चल रहा है, वी हैव कैपिटल रिजर्व दैट इज रिगार्डिंग एसेट और लायबिलिटीज। कैपिटल का पार्ट तो यही होगी। तो अब ये कहाँ से, यानी कि ये रिजर्व कहाँ से निकल के आएगा? अगर आप कोई एसेट सेल कर देते हैं तो जो उससे इनकम जनरेट होगी आप उसको रिजर्व की तरह मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर मतलब आपने गेन पे कोई सेल किया एसेट तो वो आप रिजर्व के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। आप शेयर्स और डिबेंचर्स को जब इशू करते हैं तो वो जो मनी आएगी आप रिसीव करेंगे, दैट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रिजर्व फॉर ऑल्सो फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। अब +1 के अकॉर्डिंगली फोर फीचर एंड री इशू इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, बट अभी के लिए अंडरस्टैंड करवाने के लिए री इशू मतलब जब एक ही टाइप के शेयर कंपनी दोबारा से इशू करती है तो उसको री इशू बोलते हैं। और फोर फीचर का मतलब जब कोई हमें उन शेयर्स पे अमाउंट पे बैक नहीं करता तो हम कंपनी क्या करती है, उसके शेयर्स को अपने पास फोरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है इन हिंदी। तो जब वो अपने पास फोरफिट कर लेंगे उन शेयर्स को तो द मनी दे हैव ऑलरेडी रिसीव्ड कैन बी यूज्ड इन द रिजर्व्स। तो अगर 10 रुपीज़ का शेयर है और किसी ने हमें सिर्फ 6 रुपये पे बैक किए हैं, उस पर 4 रुपीज़ स्टिल लेफ्ट है, तो वो जो 6 रुपीज़ है वो कंपनी वहीं पे फोरफिट कर लेगी और उसको कोई शेयर भी इशू करके नहीं देगी। और ऐसी मनी जो फोर फीचर और री इशू से आएगी दैट कैन बी यूज्ड इन रिजर्व्स। नेक्स्ट वी हैव रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। जब डिवेंचर पे जब सेल ऑफ होते हैं तो सेल ऑफ होने से जितनी भी हमें मनी आती है तो दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन रिजर्व। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जब आपने कंपनी फॉर्म करी है उससे पहले ही आपको कुछ एक्टिविटीज से जो प्रॉफिट्स हुए होंगे तो वो सारे प्रॉफिट्स भी रिजर्व में यूटिलाइज होते हैं। तो ये सारे कैपिटल रिजर्व का पार्ट थे। नेक्स्ट वी हैव अनदर टाइप इज रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व में दो तरह के रिजर्व आते हैं, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। तो रेवेन्यू इज अ काइंड ऑफ इनकम रिजर्व, ठीक है। तो जनरल रिजर्व जैसे एज द नेम सजेस्ट, रिजर्व यूज्ड फॉर एनी जनरल पर्पस, फॉर मीटिंग एनी कॉन्टिजेंसी और रिप्लेसिंग एसेट फॉर एनी सिंगल पर्पस, they are general reserves. And specific reserves are particularly for very specific purpose, that's it. Like specific purpose can be there is a kind of sinking fund for debentures, तो उसके लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एक आपने क्या किया, आपने एक पर्पस स्पेसिफाई कर दिया तो वहाँ पर इन रिजर्व्स को हम स्पेसिफिक रिजर्व बोलते हैं। आई होप रिजर्व्स का पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम प्रोविजंस की तरफ चलते हैं। प्रोविजंस, अब एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो आपने रिजर्व की तरफ मेंटेन कर लिया है, करेक्ट। एक पार्ट है प्रोविजन का। प्रोविजन का एक पार्ट वो पार्ट है जो आप डेफिनेटली लायबिलिटीज को मीट करने के लिए करते हैं, फ्यूचर कॉन्टीजेंसीज को मीट करने के लिए करते हैं, बट आपको वो लायबिलिटी या कॉन्टीजेंसी की सर्टेनिटी नहीं है, एग्जैक्टली नहीं पता कि फ्यूचर में कितना आपको उस कॉन्टीजेंसी के लिए पैसा चाहिए होगा। एग्जाम्पल, हर साल एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, तो अगर ऑल ऑफ सडन डेप्रिसिएशन के साथ वो ऑल ऑफ सडन टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाए और आपको एसेट डिस्पोज ऑफ करना पड़ जाए तो आपने वो पहले ही सेपरेटली प्रोविजन मेंटेन करके रखी हुई है उस पर्टिकुलर एसेट के लिए। अब रिजर्व वाला पार्ट सेपरेट था, रिजर्व में आप सिर्फ पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेपरेटली रिजर्व में रखते हैं। प्रोविजन में प्रॉफिट्स ना हो चाहे बट आप एक पार्ट ऑफ कैपिटल प्रोविजन के लिए मेंटेन करके रखते हैं, तो इट मीन्स प्रोवाइडिंग फॉर पॉसिबल लॉस और लायबिलिटी। तो इसमें पर्टिकुलरली लॉस या लायबिलिटी की ही बात है, जबकि वहाँ पर प्रॉफिट्स आप फ्लो बैक करते हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो आप एग्जैक्टली डिटर्मिन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सपोज कुछ डेटर्स हैं, दोज हु आर नॉट पेइंग अस बैक, वी हैव मेड प्रोविजन फॉर देम कि like 10% of the debtors maybe they will not pay us back, so we are making provision for them. So these are provision for doubtful debt.
इसी तरह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैंने अभी आपको बताया। तो ऐसा पार्ट जो हम प्रोवाइड करके रख रहे हैं, सेपरेटली मेंटेन करके रख रहे हैं सिर्फ लाइबिलिटीज़ और कॉन्टीजेंसीज को मीट करने के लिए, जिनकी एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता ही नहीं है, तो वो हमारी प्रोविजन होती है। क्लियर? प्रोविजंस की कोई टाइप नहीं है, कुछ नहीं है, प्रोविजन जस्ट ऐसे ही है कि इसको आप सेपरेटली मेंटेन करेंगे। और बेटर इनका डिफरेंस आपको क्लियर कर देती हूँ। तो पर्टिकुलरली प्रोविजन ये पॉसिबल लॉस के लिए होते हैं, जबकि रिजर्व्स क्या होते हैं, ये पोर्शन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। क्लियर? फर्स्ट डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। सेकेंड, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ इट, जबकि अभी मैंने उसमें आपको अच्छे से समझाया, रिजर्व से आप डिविडेंड, क्योंकि पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट से आप यूनिफॉर्मली डिविडेंड भी पे कर सकते हो। जबकि प्रोविजंस डेफिनेटली सिर्फ लायबिलिटीज या कंटीजेंसीज मीट करने के लिए ही है, तो इससे डिविडेंड पे नहीं होगा। प्रोविजन शो कहाँ होती है, दो दे आर ऑल्सो लाइबिलिटी, बट ये एसेट साइड में एसेट में से डिडक्ट की जाती है। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर में से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट में से, फिक्स्ड एसेट में से, तो हमेशा बैलेंस शीट में एसेट साइड में से डिडक्शन होगी इसकी। वेयर एज रिजर्व्स दे आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑलवेज, ये हमेशा ही लायबिलिटी साइड में कैपिटल के नीचे शो की जाती है। नेक्स्ट, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही होती है, और वो व्हाटसोएवर कोई भी पर्पस हो सकता है, इधर कैन बी जनरल और स्पेसिफिक, एनी पर्पस रिजर्व्स कैन बी यूज्ड फॉर। एंड लास्टली, प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन से अफेक्ट होता है, या तो प्रॉफिट आपके डिक्रीज हो जाएंगे या लॉस डिक्रीज हो जाएंगे प्रोविजन मेंटेन करने से। और रिजर्व से कुछ भी अफेक्ट नहीं आएगा P&L का, क्यों? क्योंकि ये तो नेट प्रॉफिट डिटर्मिन करने के बाद ही आप उनमें से एक रिजर्व का पार्ट मेंटेन करते हैं। प्रोविजन में आप प्रॉफिट में पहले डिडक्शंस में लेंगे, ये आप डिडक्शन में नहीं लेते हैं, नेट प्रॉफिट डिटर्मिन होने के बाद उसका एक पार्ट आप रिजर्व्स में कैरी ओवर करके लेके जाते हैं। तो इस तरह से ये स्पेसिफिकली कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स थे जो +1 से रिलेटेड थे, जो +1 में हमने जितना प्रैक्टिकल किया है उसके रिगार्डिंग की थ्योरी है, जो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी। इसके बियॉन्ड प्रोविजन एंड रिजर्व के बहुत सारे पॉइंट्स आपको +2 में भी क्लियर होंगे, जब आप +2 के सारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। जितना आप किसी भी अकाउंट्स में कोई भी टर्म्स प्रैक्टिकली क्लियर करेंगे, उसकी थ्योरी पढ़ना उतनी ही आसान हो जाएगा। आई होप आपको प्रोविजन एंड रिजर्व, जो कि फाइनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है थ्योरी वाइज, आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब आप बुक की कोई भी डेफिनेशंस रीड कीजिए, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगे, इनके मीनिंग अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए हैं, इनके डिफरेंस टाइप्स सब अच्छे से क्लियर हो गए हैं, तो आपको ये चैप्टर ईजी लगेगा रीड करने में। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना स्कूल्स कॉमर्स क्लास।